बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और बहुत इम्पॉर्टेंट ये इवेंट है क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब है। हम उज्जवल भारत की बात करते हैं और यूपी का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो जीडीपी की बात कर लें, चाहे वो रोज़गार की बात करें। सर मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, पहला सवाल मेरा यही है कि यूपी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है क्योंकि हमारे पास ज़मीनें बहुत हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत आयत में है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है सर स्टार्टअप, क्योंकि हर जो यूथ है वो कॉलेज से निकलने के बाद सोचता है किसी की नौकरी क्यों करें, हम स्टार्टअप करें, अपना छोटा बिजनेस शुरू करें। और मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप स्टार्टअप को देख रहे हैं? आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है, बट आई स्टार्ट इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि अभी गुरुजी बोल रहे थे, अंग्रेजी में शुरू करो तो ज़रा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी तो हम उत्कृष्ट हिंदी का उपयोग करते हैं G20 में भी। और बिल्कुल सर। इसीलिए आप देखिए, माननीय मोदी जी ने जब ये सपना देखा कि हम G20 के अंदर स्टार्टअप 20 को स्टार्ट करें, एंगेजमेंट ग्रुप नया बनाएं, तो वो जी भारत पहला ऐसा देश बना जहां पर स्टार्टअप को G20 के अंदर भी लाया गया। हम्म। उसका कारण हम ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके इंडिविजुअल्स जितना जल्दी स्टार्ट करें इकोनॉमी के लिए, हम्म। उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जी अटल टिंकर लैब जो स्कूल्स में हम चलाते हैं, अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत, वो स्कूल के बच्चों के लिए ही की जाती है। उसका पर्पस ही यही होता है कि उनको एंटरप्राइजिंग बनाया जाए, यानी उनको उद्यमी तब से बनाया जाए जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो उस बिजनेस सेंस को समझ पाएँ। ज़रूरी नहीं कि वो आगे बिजनेस करें, हो सकता है वो व्यवसाय ना कर कर कोई तरह का जॉब भी कर सकते हैं। जी जो आपने बात कही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो अमेरिका का 20% इकोनॉमी स्टार्टअप है, जो कि अभी इस वक्त करीब $2 ट्रिलियन के आसपास होगा। तो अगर आप देखें 330 करोड़ लोग $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं, तो 33 करोड़ लोग, सॉरी, तो अगर 24 करोड़ के हम हैं, तो 1 ट्रिलियन तो हम आसानी से बना सकते हैं अकेले स्टार्टअप से ही। क्योंकि स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप मतलब एक नया व्यवसाय। हाँ, उसको करने का परिपेक्ष तरीका और जो स्ट्रैटेजी है, वो फास्ट फेल की स्ट्रैटेजी है कि अगर गलत हो जाए तो आप बंद करके नया स्टार्ट कर सकते हैं। और यही एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि एमएसएमईज़ में जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, अगर वो इस हैबिट्स को भी काम कर सकें, तो वो भी एक स्टार्टअप का आयाम ले सकती है। और उस पे भी अभी हम सरकार में काम कर रहे हैं कि कैसे उनको हम लोग रीस्ट्रक्चर करें एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरह, और उनको उसके भी बेनिफिट मिल पाएँ। मैम आपसे मेरा सवाल है कि जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में एक चलन है कि मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा वो दे रहे हैं। और यूपी में भी हम देख रहे हैं कि जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जितने बड़े मेडिकल ब्रांड्स हैं, वो यूपी में और उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ इलाकों में हैं। हाँ बड़ा जी। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मैम ये होता है कि मेडिकल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी। आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप ईजी है, लेकिन मेडिकल का स्टार्टअप इट नीड्स लॉट ऑफ मनी। लॉट। सो मेडिकल सेक्टर के लिए स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और आपको लगता है कि कौन कौन से सेक्टर है मेडिकल के अंदर स्पेसिफिकली कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए? अभी तो जैसे कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन माइक करने पास का करके मैम, ऑलरेडी माइक पास सारा करके बात जी। प्रपोजल दे रखा है। बट जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो इन चीज़ों को स्टार्टअप को लाना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर को विलेजेस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने इतना अच्छा पोर्टल बना दिया है। जैसे कि अगर मुझे आज की डेट में कोई हॉस्पिटल खोलना है, मुझे जी इन्वेस्ट करना है, मैं प्लानर हूँ, मैं बना सकती हूँ। तो क्या है, उन्होंने पहले क्या होता था, उन्हीं लाइसेंसेस को लेने के लिए हमें सालों लग जाते थे। उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए उनके लाइसेंस, लीगल कंप्लायंस इशूज़ को ही सॉर्ट आउट करने में हमें महीनों सालों निकल जाते थे। आज की डेट में निवेश मित्र जैसा पोर्टल जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, वो सिंगल क्लिक पे आपको सारे लीगल लाइसेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उन चीज़ों से इतना ईजी कर दिया है कि आप जो लीगल कंप्लायंस है, इशूज़ हैं, प्रोसेस पॉलिसीज़ हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनिशियली स्टेज है वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें करने में बहुत आसानी होती है। जी और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टार्टअप हैं, उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस, सपोर्ट एंड प्रोसेस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लोगों की ज़रूरत है। हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास सारा कुछ है, इंफ्रा है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? उसके लिए जो गवर्नमेंट ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, सभी लोगों का, गवर्नमेंट का, सभी लोगों मैं का। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, जिस पोर्टल की आप बात कर रही हैं जी।
उस पोर्टल के बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी नहीं पता उस पोर्टल पे क्या चीज़ें हैं। तो उस पोर्टल पे किस तरह की सुविधाएं हैं? एक्चुअली पहले क्या था, जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फायर एनओसी, जो फायर के लिए कंप्लायंस है, इशूज़ है, उसके लिए सेपरेट पोर्टल था, हमें वहाँ से सारा कुछ करना पड़ता था। निवेश मित्र ऐसा पोर्टल है, वहाँ से आपको फायर का हो गया, सीएमओ रजिस्ट्रेशन हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एयर वाटर पोल्यूशन कंसर्न्स हो गए, जो लैंड 143 एक्विजिशन हो गया, आपका लैंड वाटर यूज़ हो गया, ये सारे लीगल लाइसेंसेस कंप्लायंस सिंगल क्लिक पे आपको अवेलेबल है। और उसका एक डिफाइंड टाइम पीरियड है। अगर उस टाइम पीरियड में उस डिपार्टमेंट के पर्सन ने, ऑफिसर्स ने वो काम नहीं जी। किया है, तो उसके लिए भी आपके पास क्वेरी जनरेट करने का और उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने का भी कॉलम है। और उसी पोर्टल से मेरा जो मानना है, जो हमारी कंपनी है, उसको वहाँ से जितने लाइसेंसेस मिले हैं, ज़ीरो करप्शन है। अगर आप वहाँ करप्शन की बात करें तो वहाँ पे भी पोर्टल पे चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको इस टाइम पीरियड में मल्टीपल विजिट करनी पड़ी हैं, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और ऑफिसर्स उसको बहुत ही डिसेंटली कैरी कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं। जहाँ हमारे लीगल कंप्लायंस कंप्लीट हो रहे हैं, स्टार्टअप हमारा एकदम बूस्टअप हो जा रहा है। जो चीज़ करने में हमें 6 साल लग रहे थे, 5 साल लग रहे थे, वो हम 6 मंथ 1 मंथ में कर ले रहे हैं। तो उससे जो स्टार्टअप, मान लीजिए आज जो 6 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की कंपनी 10 सालों में बनती थी, वो आज 6 महीनों में बन जा रही है। तो 1 ट्रिलियन में तो हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसकी रफ्तार बढ़ अगर गई है। उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, अगर हमें सारे सपोर्ट सिस्टम इस तरीके से काम करेंगे तो। विनायक जी, एक अहम सवाल ये भी है, किसी भी इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए, किसी भी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार विजनरी नहीं है तो आपको वो जो टूल्स हैं, जो टेक्सचर्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो सरकार की पॉलिसी और विजन कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए, और फिलहाल जो योगी सरकार है वो किस तरह से आप लोगों की मदद कर रही है इसमें? जो आपने पिछला सवाल पूछा था उसी का आंसर इसमें आता है कि देखिए, एक मनसुख मांडविया जी जो माननीय मंत्री हैं स्वास्थ्य के भारत के, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया IH का, इंटरनेशनल हॉस्पिटलाइजेशन, जिसका मोदी जी का विजन था, माननीय प्रधानमंत्री का, कि हील फ्रॉम इंडिया, हील इन इंडिया। जैसे मेक इन इंडिया होता है, उसी तरह से इंटरनेशनल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसी का ठीक स्ट्रक्चरल अगर हम बेनिफिट देखें तो कुछ दिनों पहले मेरी सेक्रेटरी DST से बात हो रही थी रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें एक मंत्रालय का डिपार्टमेंट है बायरैक, जो PSU है, जो 25 लाख से 200 करोड़ की ग्रांट्स देता है इसकी मेडिकल स्टार्टअप्स के लिए। उन्होंने एक पर्टिकुलर डिवीजन तैयार किया जो कि इंटरनेशनल हॉस्पिटलाइजेशन और जो लोग भारत में आके इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट्स ऐड करना चाहता है। तो आपने जो पॉलिसी की बात कही, वो सबसे पहला लॉजिक इस पे चलते हैं कि कैसे एक विजनरी लीडर पॉलिसी से पहले लोगों की ज़रूरत समझता है, जैसे मोदी जी या योगी जी समझते हैं, और कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसके बाद पॉलिसी मेकर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से उसको स्ट्रक्चर करते हैं, वो ग्राउंड पे इफेक्टिव तभी हो पाता है जब उसके लिए एक विजनरी मिनिस्टर्स हो हमारे पास। जैसे कि अभी जवेर जी आए हैं यहाँ पे, इज़ अ विजनरी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और इन्होंने इतना बढ़िया, जो राम मंदिर से लेकर आप सारी चीज़ें देख रही हैं, ऑन ग्राउंड है। कम से कम 1200 स्टार्टअप्स हैं जो उत्तर प्रदेश में नई आई हैं टूरिज्म के अंदर। अभी एक स्टार्टअप है इंडिया असिस्ट, जिन्होंने टूरिज्म में सारे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टाई अप किया है। वो जेवर जी का विजन था। सो अगर माननीय मुख्यमंत्री के विजन को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास फोकस मिनिस्टर्स होंगे जो ग्राउंड पे रियलिटी ला सकते होंगे, तो वो विजन और पॉलिसी के इक्वल बैलेंस पे ही चीज़ें काम करती। एक सवाल मेरा ये भी था कि जो यूथ यहाँ पे काम करना चाहता है, फॉर एग्जांपल टेक टेक एनी बॉय, अगर वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है सर, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनी की कितनी होनी चाहिए, सरकार कितना सपोर्ट कर रही है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किस तरह से उसको करना है, एक नए बच्चे को अगर बिजनेस में एंटर करना है तो? मेरा ये मानना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा आइडिया जिसका समय आ गया हो, और उसको चलाने के लिए जो सरकारी रिस्ट्रिक्शंस है उतना पैसा, तकरीबन 40,000 रुपये, और एक मार्केट जो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहती हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप कहें कि साहब ये प्रोडक्ट मैं टेक्नोलॉजिकली बना पाया या ये सर्विस मैं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सब इसको और ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसको बड़ा कर पाने के लिए मार्केट से लोन या फंडिंग ले सकता हूँ। क्लासिक एग्जांपल की एक स्टार्टअप मेरे पास आई, उन्होंने कहा हमने पंखा बनाया है, HBTU में मिले, और वो पंखा जो है, जो आज की डेट में 8,500 से 9,000 रुपये का आता है, वो हम 1,600 रुपये में बना लेते हैं। और वो उसकी टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग वही है जो कि आज के करंट वालों की है, बट बिजली की खपत कम है। बिजली की खपत कम है, करीब 40%। हमने उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए कॉलेज के वक्त में ही।
आज वो स्टार्टअप करीब करीब 40 करोड़ रुपए के पंखे बेचती है, और वो अभी भी अपने नाम से ही बनाती तो है। आप ब्रांड indigenous बता सकते product हैं वो ब्रांड कौन सा है? वो मैं इसलिए नहीं बता सकता, फिर वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो जाएगी चैनल पे, वो उनको ही करने दीजिए, उनको पीआर पार्ट है। मैं अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टर हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है। मैम, हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं और पिछली सरकारों में किस तरह के काम हुए हैं वो जग जाहिर है। अब योगी सरकार लगातार हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत काम कर रही है, नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए एम्स को परमिशन मिल रही है, और उन्होंने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे लोगों को इन्फ्यूज़ किया है। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में कितना पोटेंशियल मार्केट के हिसाब से आप देख रहे हैं इन कमिंग ईयर्स और लाइक डेकेड्स? मेडिकल टूरिज्म लाइक इन्वेस्टर समिट की गवर्नमेंट ने, और बाहर के जितने भी देश हैं वहाँ के लोगों को इनवाइट किया था कि वो हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन सब चीज़ों को वो देख सकें। और गवर्नमेंट का क्या है, जब हम अपने लोगों को अच्छा इलाज दे पाएंगे तभी तो हम बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की है उसे गांव-गांव के हर रूरल एरिया तक उसको पहुंचा दिया है। गांव के हर घर में हर लोगों के पास जो स्लॉट में आते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। जिस फैसिलिटीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट ने वहाँ पे हॉस्पिटल भी प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं किया कि आपका कार्ड बन गया बट उसको यूज़ करने के लिए आपको 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आना पड़े। जी। तो गवर्नमेंट ने वहाँ तक हॉस्पिटल्स भी पहुँचा दिए। जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बना पाएंगे तभी हम बाहर के लोगों को बुला पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने पहले इंटरनल ये सारे काम किए। अभी मेडिकल टूरिज्म को देखते हुए हम बहुत सारे, जैसे कि जो हमारी कंपनी काम कर रही है वो जो नाइजीरियंस स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करा रही है यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि वो लोग वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वो सारे पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये सारी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कैसे किस किस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, और उस तरीके से बहुत सारे देश के पेशेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं और हम बहुत सारी टिपिकल सर्जरीज कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज, जिससे कि पेशेंट्स को हम वो दिखा पा रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर बेस्ट है। मैम, आयुष्मान भारत की आप बात कर रही हैं, सुविधाएं ज़रूर बढ़ी हैं लेकिन जो कवर है वो थोड़ा सा कम है, और अभी भी आपको पता है मैम कि मेडिकल सुविधाएं बहुत महंगी हैं देश में। जी जी। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। एक खर्चा वाला जो मसला है, जो पैसे का मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है तो मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या काम आप सरकार के साथ मिलकर कर रही हैं, या कुछ आपको लगता है कोई सजेशन है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द रूट, ताकि जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज का खर्चा है वो थोड़ा कम हो? दवाइयों पे अगर आते तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जी। उन्होंने इम्प्लीमेंट की, वो भी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आज की डेट में जो मेडिसिन एक पेशेंट, मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है जो 2000-3000 में ले रहा था, वो 500-600 में 1 मंथ की मेडिसिन वहाँ से प्रोक्योर कर सकता है। बट उस जनता तक वो पहुँचाने का काम हम लोगों का है, जो हम कर रहे हैं, कैंप्स कर रहे हैं विलेज एरियाज़ में। और जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ द डायग्नोसिस, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है कि इससे प्री डायबिटिक स्टेज में ही जितने भी पेशेंट हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सके ताकि वो डायबिटिक स्टेज में ना पहुंच पाएँ। तो वो सारे कैंप्स भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, बहुत सारी जगह जगह पे कार्ड्स बन रहे हैं। बट हाँ, इंफ्रा पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम है, बट पहुंच रहा है। एम्स कई जगह पहुंच गए हैं नियर बाई। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को 100 किलोमीटर में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आज की डेट में। पहले तो लोग 200-300 किलोमीटर दूर दूर तक जाते थे जी। तो कहीं हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और आगे करती रहेगी। विनायक जी, एक सेक्टर है, हालांकि रेगुलेटेड नहीं है, रियल स्टेट, उसके लिए लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सबको लगता है कि छोटा सा एक टुकड़ा ज़मीन का खरीद लें, कुछ बिल्डिंग्स बना दें, या थोड़ा लैंड आप बेच के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये सेक्टर अभी रेगुलेटेड नहीं है और रियल स्टेट स्टार्टअप बहुत महंगा है। ऐसे में रियल स्टेट स्टार्टअप के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 बीघे 2 बीघे ज़मीन में कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, रियल स्टेट के 2 प्रकार हैं जी। एक तो है जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, और दूसरा है प्रॉपटेक। प्रॉपटेक काफ़ी पिछले 3 सालों में बढ़ा।
स्पेशली कोविड के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि जब कोविड था और लॉकडाउन थे, तब इस देश के स्ट्रक्चरल विजनरी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे लॉस बनाए जो कि प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपटेक के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए थे। उसका फ़ायदा ये हुआ, करीब 400 ऐसी स्टार्टअप्स एक्स्ट्रा नई आई उसी समय में, जो आज भी काम कर रही हैं प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी यानी प्रॉपटेक के ऊपर। और इसमें सिर्फ AR VR का सोल्यूशन, या इसमें सिर्फ कैसे आप सहूलियत से अचानक से ईजिली घर बैठे आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, यही नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, 3D डिज़ाइंस, कैड कैम डिज़ाइंस, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज की डेट में आपको जाके किसी आर्किटेक्ट से या किसी बड़े बिल्डर से मिलके डिस्कस करनी पड़ती थी, और एक आम जन को हमारी तरह से समझ भी नहीं आती कि ये क्या चीज़ थी, वो अब आप वो बहुत सहजता से घर के अंदर मोबाइल ऐप के ऊपर समझ पाते हैं या चीज़ें कर पाते हैं। ये प्रॉपटेक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब प्रॉपटेक के माध्यम से मैं आपको एग्जांपल दूं तो आइकिया एक कंपनी है जो अभी भारत में आई, और आइकिया की तरह की भारत की अपनी एक कंपनी है पेपरफ्राई। ये जो सारी कंपनियां हैं ये भी प्रॉपर्टी के ही बिजनेस में है, क्योंकि ये सिर्फ वही नहीं कर रही कि वो सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी दोनों है। एक और स्टार्टअप है, मैं युवाओं के सवाल लेके आया हूँ। मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है सर कि बहुत, ये भी लोगों को बहुत रुचिकर है कि दवा का बिजनेस कर सकते हैं, और दवा के बिजनेस में फ़ायदा बहुत है। 1 रुपए की जो टैबलेट है वो 10 रुपए की बिकती है, 200 रुपए का जो इंजेक्शन का वॉल है वो 700 रुपए में बिकता है। तो मेडिसिन स्टार्टअप के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स है जो आपको लगता है कि यूथ है उनको ध्यान रखना चाहिए? वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड अमित टंडन ओन्स अ कंपनी कॉल्ड 1mg, जिसको टाटा ने एक्वायर किया था जी। क्लासिक एग्जांपल उन्हीं का देता हूँ कि आप प्रिक्योरमेंट लाइन में कितना पीछे से प्रिक्योर कर रहे हैं, उतना आपका प्राइसिंग जो है वो मार्केट से कम हो जाएगी, बट नेचुरल है। और आप अगर होलसेलर से कम दाम पर घर पे ही दवा पहुंचाएंगे तो लोग आपसे खरीदना चाहेंगे। दवा पहुंचाने का टाइमिंग क्या है और कितने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये पिज़्ज़ा नहीं है 30 मिनट में चाहिए, ये एक्चुअली शायद लाइफ सेविंग हो सकता है 5 ही मिनट में चाहिए। Exactly. डिपेंड करता है कि Time किस matters तरह a lot. एग्जैक्टली साथ में अगर आप माने कि कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसे रेगुलर पेशेंट है जो दवा खाते हैं और उनको पता है कि मुझे हर दफ़ा दिन में 3 बार खानी है और दवा हर 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और अगर उसी स्टैंडर्ड के साथ वो दवा की सप्लाई चेन अपने आप आती रहे बिना उनके रिमाइंड किए, पैसा वो दे रहे हैं सर्विस का, वो भी एक तरह का सर्विस है। तो दवा के बिजनेस में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इट्स अ कॉस्ट बेस्ड बिजनेस, वेयर हैज़ इट इज़ नॉट अ कॉस्ट बेस्ड बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ कन्वीनियंस। स्विगी जोमेटो करते हैं ना जी, तो दवा भी कर सकते थे, आप पहुंचा पाएंगे टाइम से? कुछ है ऐसे जो गुड़गांव में अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो भी इसमें कुछ अच्छा बड़ा ही कर रहे हैं। कोमल जी, एक जेनरिक नॉन जेनरिक दवाओं का बड़ा मसला रहता है, क्योंकि एक ही सॉल्ट है, अलग अलग ब्रांड्स उसको अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में बेचते हैं। जी। अब ये भी कहा जाता है कि जो जेनरिक दवाएं, नॉन जेनरिक दवाएं, जो सस्ती दवाएं, उनके सॉल्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो ज़्यादा असरकारक नहीं होते बीमारियों पर और जो दिक्कतें हैं लोगों को। तो जेनरिक नॉन जेनरिक के बीच का जो प्राइसिंग फ़र्क है, इस पे कुछ काम हो रहा है? क्योंकि एक सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि अगर आप मेडिकल टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं जी। तो जेनरिक नॉन जेनरिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, उस पर आपका विजन क्या है, फोकस क्या है? एक्चुअली जो मेरा मानना है, जो जेनेरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि जो कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश एक ब्रांड मेंटेन कर चुके हैं, जी मैम। वो अपना ब्रांडिंग, उनका पैकेजिंग, उनका जो प्रोक्योरमेंट है, उनका जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वजह से उनकी कॉस्टिंग हमेशा हाई रहेगी, जो एक ब्रांड वो मेंटेन कर चुके हैं। बट जेनेरिक मेडिसिन का सॉल्ट सेम है, रही बात मेडिसिन इफेक्टिव, सेम इफेक्टिव होती है मेडिसिन। मैम इफेक्ट का ही तो प्रॉब्लम है, सेम इफेक्टिव नहीं है शायद, इसीलिए लोग भागते हैं जेनरिक नॉन जेनरिक दवाओं एक्चुअली के। क्या होता है, कुछ डिजीजेस का एक टाइम स्लॉट होता है जी। कि वो मेडिसिन उतने ही टाइम ड्यूरेशन में ही इफेक्ट करेगी। ओके ओके। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जेनेरिक खा ली इसलिए इसका इफेक्ट कम है। जी। और क्या होता है, बहुत सारा जो mg, जो हम 500 mg 650 mg की बात करते हैं, तो वो भी एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और उसकी क्या रेंज है उसके हिसाब से दी जाती है। अगर हमने 500 mg खा ली तो तुरंत इफेक्ट करेगी, बट शायद वहाँ पर रिक्वायर्ड ही 250 mg थी, तो वो टाइम तो लेगी, बट वो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी। जी। तो ये चीज़ें समझना और ये चीज़ें एक्सप्लेन करना, लोगों तक पहुंचाना, क्या होता है, पेशेंट जब पेन में होता है ना तो उसे तुरंत इफेक्ट चाहिए होता है, उसका कहना मैंने मेडिसिन खाई मैं रिलैक्स हो जाऊं,
ठीक। या तो उस केस में ये इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव के सेग्रीगेशन दिखते हैं, बट अगर कंटिन्यूएशन में कोई मेडिकेशन चल रही है, वो जेनेरिक है या आपकी पेटेंटेड है या आपकी ब्रांडेड है, उससे किसी तरीके के कोई भी फर्क नहीं पड़ते, जो हमारी स्टडी कहती है। हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है विनायक जी, एक आखिरी सवाल है बिजनेस मंत्रा यूथ के लिए, देश के युवाओं के लिए आप क्या देंगे, जो समझ आपकी स्टार्टअप को लेकर है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन बिजनेस मंत्रा 2 लाइनर्स क्या होगा एंडिंग में, आपका कमेंट। जो मैडम ने कहा मैं उसमें एक बात ऐड करूंगा, आपके बॉडी वेट पे मेडिसिन होती है। जी प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के खाएं, केमिस्ट स्टोर जाके ना खाएं। केमिस्ट होता है, डॉक्टर को डॉक्टर की वैल्यू पे रहने दीजिए। केमिस्ट दवा का विक्रेता है, दवा चयन करना उसका काम नहीं है। तो ज़रूर है डॉक्टर को दिखाएं। और सारे सरकारी अस्पताल, ज़्यादातर लोग कहते हैं अच्छे नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राइवेट अस्पताल जैसे ही फेल होते हैं आप सरकारी अस्पताल ही पहुंचते हैं और वहीं जान बचती है। पॉइंट टेकन सर, True, बट true, मंत्रा 2 लाइनर्स मंत्रा फॉर स्टार्टअप्स वही मंत्र है कि जो लीगैलिटीज और स्ट्रक्चर्स बने हैं गवर्नमेंट के विजन follow के हिसाब से, अगर आप उस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएंगे तो ना ही सिर्फ सस्टेनेबल बनेगा, लॉन्ग विजन बनेगा। क्लासिक एग्जांपल, प्लीज बायजूस की तरह शॉर्टकट मत लीजिए। ऑफिशियली आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनके क्यों चैलेंजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं किया रही इसको। आज कर रहे हैं, बाकी किसी स्टार्टअप के साथ क्यों नहीं हुआ? तो वही चीज़, लॉज रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आप विजन के साथ सरकार के अलाइन करके काम कीजिए। आप ग्रोथ तो करेंगे ही, सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे।